हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर के बारे में। तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में एग्रीकल्चर में क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक कहानी है, स्टोरी है जो कि पहले बताई गई है। गुरप्रीत, माधव और टीना क्या कर रहे होते हैं, कहीं विलेज में जा रहे होते हैं। तो ये देखते हैं फार्मर देखते हैं और उनसे क्या होते हैं, लैंड के बारे में पूछते हैं कि द फार्मर तो फार्मर क्या बताता है कि हम क्या कर रहे हैं अभी इसका क्या करेंगे, वीट जो अभी है ये खेतों में उगाएंगे। और जैसे ही ये वीट उगेगा, उगने के बाद इसे क्या होता है, इसे अगर हम वीट उगाएंगे तो इसे क्या होगी, मोर फर्टाइल लैंड की आवश्यकता होगी। और इसको उगा के इसको क्या करेंगे, हम इसे अच्छे प्राइस में इसे मार्केट में बेचेंगे। मार्केट में बेचने के बाद ये क्या होगा, फैक्ट्री में जाएगी और वहाँ पे ये ब्रेड और बिस्कुट इसके फ्लावर से, इसके आटे से बनकर तैयार होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होते हैं कि बहुत सारी जो इकोनॉमिक की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी शामिल होती है जो कि इसमें बताई गई है। इसमें कौन कौन सी, दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में हम देखते हैं कि इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ नेचर रिसोर्सेज। जिससे हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम प्रोड्यूस करके नेचर से लाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। प्राइमरी एक्टिविटी में जैसे क्या क्या आ सकता है देखते हैं। जैसे आप देखते होंगे प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है, एग्रीकल्चर आ सकता है, फिशिंग। जैसे अब एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर खेती करना, ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। फिशिंग भी क्या होता है, ये भी प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। तो फिर उसके बाद फिशिंग हो गया। गैदरिंग भी क्या आता है, प्राइमरी फैक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब आते हैं हम सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है। सेकेंडरी एक्टिविटी में हम देखते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में वैसे जो इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ठीक है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील को शामिल किया जाता है। बेकिंग ऑफ ब्रेड, जैसे हम ब्रेड बनाते हैं, ये सब क्या करते हैं, इसे किसी फैक्ट्री में बनाया जाता है, तो इसको सेकेंडरी सेक्टर में हम इसमें शामिल करते हैं। वेविंग ऑफ क्लॉथ, जो क्लॉथ को क्या होता है, सिलना, बनाना, वो भी क्या होता है, ये सभी दीज आर एक्टिविटी ये किस में आती है, सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है। अब आता है हमारा टर्सरी। टर्सरी में क्या होगा, टर्सरी में जैसे हम देखते हैं टर्सरी में कि जो ऐसे सेक्टर आते हैं जो हमें क्या आता है, सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उसे हम टर्सरी फैक्टर में डालते हैं। जैसे सर्विस कौन कौन सी है, जैसे ट्रांसपोर्ट क्या हमें सर्विस देती है, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटी। तो ये आपने देखा कि एक हमारा जो भी, अगर गेहूँ उपजाते हैं तो उसमें क्या होता है, गेहूँ उपजाने से लेकर उसके बिस्किट बनने तक सभी एक्टिविटी उसमें क्या होती है, शामिल होती है। और कौन कौन सी एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में क्या क्या होता है ये हमने देख लिया, सेकेंडरी में भी क्या क्या होता है देख लिया, टर्सरी में भी। अब आते हैं हम आगे देखते हैं कि एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो हमारा है ये प्राइमरी एक्टिविटी है और इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल, फ्लावर, ठीक है, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, तो ये सब उसमें होता है। अगर हम देखें वर्ल्ड में कितनी 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस में, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में संलग्न है, मतलब एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है उसमें इंगेज है, ठीक है। अब अगर इंडिया की बात करें तो 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है हमारी। 2/3 लगभग अगर हम देखें 66 पॉइंट कुछ परसेंट जो है वो क्या है, हमारी किस पर डिपेंड है, हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब देखते हैं, और जो हमारी एग्रीकल्चर की जो टोपोग्राफी, अब ये है जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ये किस पर निर्भर करती है। अब एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या होना चाहिए, फेवरेबल सॉइल होनी चाहिए, वहाँ की सॉइल अच्छी होनी चाहिए, फर्टाइल वाली होनी चाहिए, क्लाइमेट उसकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब अब कौन सी एग्रीकल्चर कहाँ होगी ये सब किस पर डिपेंड करता है, सॉइल, क्लाइमेट और वहाँ की लैंड पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आपको ये
वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा, इसमें जितने भी ग्रीन ग्रीन ये आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, यहाँ पे खेती की जाती है। इसके बारे में आपको एग्रीकल्चर, जो ये सब क्या है, अवेलेबल फॉर लैंड, ये मतलब ये ऐसे लैंड है जो कि एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है, ज़्यादा उपयुक्त है। वहाँ पे इंडिया में देखोगे तो इंडिया में यहाँ पे पूरी दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरा इंडिया का जितना भी लैंड है, केवल नॉर्थ का रीजन छोड़ के जितना ये दिख रहा है, ये सभी क्या है, आपको एग्रीकल्चर की वाली लैंड दिख रही है। आते हैं यहाँ पे हम देखते हैं, डू यू नो एग्रीकल्चर, एग्री प्लस कल्चर अगर मिलाते तो क्या होता है एग्रीकल्चर। इसमें क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि द साइंस ऑफ लैंड, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड अ फार्मिंग। फार्मिंग कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं, फिर उसके बाद रेयरिंग लाइव स्टॉक, तो उसमें क्या, उसी को हम क्या कहते हैं, फार्मिंग कहा जाता है। सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, मतलब हम क्या करते हैं सेरीकल्चर में जो रेशम कीट जो पालन किया जाता है, रेशम कीट पालन, उसी में जो सिल्क का हम प्रोडक्शन करते हैं उसी को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है, पीसी कल्चर में ब्रीडिंग ऑफ फिश, इसमें क्या करते हैं हम, जो फिश होती हैं उसका पालन करते हैं, पीसी कल्चर का आता है। विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अगर अंगूर का हम खेती करते हैं तो उसको हम विटीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करें, ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज, मतलब हम क्या करते हैं कॉमर्शियल यूज के लिए क्या करते हैं, वेजिटेबल उगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं, फ्रूट्स भी उगाते हैं, तो वो क्या होगा हमारा हॉर्टिकल्चर में आता है। अब हम देखेंगे फार्म ऑफ सिस्टम। फार्म सिस्टम, फार्म सिस्टम में क्या है कि फार्म सिस्टम में हम जैसे अगर हम खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें पहले तो इनपुट लगाना पड़ता है कुछ ना कुछ। इनपुट में क्या होगा, इनपुट में जैसे सीड्स हो गए, फर्टिलाइज़र हो गई, मशीन हो गई, ठीक है, मशीनरी हो गई, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे लेबर लगाते हैं हम। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनपुट में क्या लगा रहे हैं, मशीन है, सीड्स है, केमिकल्स हो गया, लेबर तो लगा ही रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या होगा, प्लगिंग, सोइंग, स्प्रेइंग, तो ये क्या करते हैं प्रोसेस, ये सब प्रोसेस में आता है। आउटपुट में क्या होगा, हमें क्रॉप से निकलेगा, ठीक है, हमारी जो भी अपनी अनाज होगी वो आउटपुट में के रूप में हमें मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि प्लफिंग, सोइंग, इरिगेशन में हम क्या करते हैं, पानी इरिगेट करते हैं, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब हमारा प्रोसेस है। आउटपुट में होगा वही हमारा जो क्रॉप्स होगा, वूल होगा, डेयरी होगा, पोल्ट्री प्रोडक्ट होगा, तो ये सब क्या आता है हमारा कि अगर हम फार्मिंग करते हैं तो ये सब हमारा आउटपुट के रूप में आता है। आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम देखते हैं कि कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। अब जो हमारी फार्मिंग के जैसे मैंने टाइप बताया था कि अलग अलग वर्ल्ड में जो वर्ल्ड है उसमें क्या है कि अलग अलग टाइप की खेती की जाती है, और सब डिपेंड करता है किस पे, उसके जो जोग्राफिकल कंडीशन है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, उस पर डिपेंड करता है कि उसके पास टेक्नोलॉजी कैसी है, डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे, तो उसके अनुसार उसमें क्या होती है वहाँ पे खेती की जाती है। तो ऐसे अगर हम देखते हैं कि फार्मिंग कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, मतलब दो भागों में इसे डिवाइड किया गया है। दीज आर सब्सटेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। एक हमारा सब्सटेंस फार्मिंग, दूसरा क्या है कॉमर्शियल फार्मिंग। इधर सब्सटेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग जाने से पहले एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है जिसको हम देखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, तो ये भी क्या एक टाइप है फार्मिंग का ही। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें क्या होता है कि नेचुरल पेस्टिसाइड इसका यूज किया जाता है एंड केमिकल का यूज किया जाता है, जो वो क्या होते हैं, जो इसको क्या करते हैं कि इसमें जैसे हम खेत में ऐसे उसको खेत में जैसे हम केमिकल का यूज ज़्यादा नहीं करते, कम करते हैं। इसमें नेचुरल अगर बनाते भी हैं तो नेचुरल पेस्टिसाइड का ज़्यादा करके यूज किया जाता है। तो अगर वैसी खेती की जाती है और उसे हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग में आता है, देखो फार्मिंग के दो टाइप्स हैं, एक है हमारा सब्सटेंस फार्मिंग, एक है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है
सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जैसे हम क्या करते हैं, ऐसे फार्मिंग जिसको हम कोई भी किसान क्या होता है अपनी, ये फार्मिंग इस टाइप का होता है जिसमें क्या होते हैं कि उसकी जो फार्मर की जो फैमिली होती है वही काम करती है, और ये जो फार्मिंग होता है ट्रेडिशनली ढंग से किया जाता है। इसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, पुराने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, एंड जो आउटपुट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और इसके जो मतलब ये क्या होता है कि केवल जो ऐसी खेती की जाती है जिससे जीवन चल सके, वो अपना जीवन गुजार सके, खाने के लिए ये अपना खेती करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग भी डिवाइड किए गए हैं दो पार्ट में। एक हमारा आता है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, एक आता है हमारा प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। आते हैं देखते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है। एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है कि प्लॉट जो हमारा होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसमें भी वही यूजिंग हम क्या करते हैं, टूल्स, बहुत ही सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं, पुराने ढंग से खेती की जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, लेबर ज़्यादा लगाए जाते हैं। क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज, सनशाइनिंग, फर्टाइल सॉइल। अब इसमें क्या होता है कि इसमें इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है, मतलब आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है, एक छोटे से प्लॉट पर खेती की जाती है और वो लेबर ज़्यादा यूज किए जाते हैं, और ट्रेडिशनल ढंग से ये भी की जाती है। इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। आते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है, इसमें टू टाइप के प्रिमिटिव हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में इसमें भी दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात करें तो ये नाम से ही पता चलता है कि ये ऐसा कल्टीवेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर करके खेती की जाती है। प्रिमिटिव जो आदिवासी लोग थे, जैसे ये क्या होता है कि ऐसे जगह पर गया जहाँ थिकली फॉरेस्ट एरिया, अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, जैसे अमेजन बेसिन जो आपका टिकली मतलब वहाँ पर क्या है, जंगल ज़्यादा है। ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ इंडिया, मतलब ये ऐसे जगह जो प्रिमिटिव लोग होते हैं जैसे आदिवासी, वो खेती करके ज़्यादा करके शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आदिवासी हैं, ट्राइबल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले एक जगह वो जाते हैं, वहाँ के जो जंगल होते हैं उन्हें काटते हैं। जंगलों को काटने के बाद, जैसे ही जंगल काटने के बाद उसे वहाँ पर क्या करते हैं, बर्निंग, उसे क्या करते हैं, जलाते हैं। जलाने के बाद वहाँ पे वो अपना उसको वहाँ पे क्रॉप्स लगाते हैं और क्रॉप्स उपजाते हैं। जैसे ही उनका क्रॉप्स उपज ग्रो होता है, ग्रो होने के बाद वो फिर उगाते हैं, और धीरे धीरे जैसे ही उनकी वहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म होती है, ख़त्म होने के बाद वो क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ते हैं, फिर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पे फिर जंगल काटते हैं, काटने के बाद और वहाँ पे फिर से खेती करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो शिफ्ट होकर खेती कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, जहाँ उनको फर्टाइल ज़मीन मिली वहाँ पे वो जाके शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे जाके खेती करते हैं। ठीक है, अब जो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। जैसे इसमें मैंने बताया क्या, वो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, स्लैश करते हैं, मतलब काटते हैं, एंड बर्न करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, दिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। अब इसमें डू यू नो, इसमें बताया गया जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होते हैं वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे झूमिंग जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का ही नाम है। इसमें क्या है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे झूमिंग कहा जाता है। अगर पूछ लें मिल्पा कहाँ कहा जाता है, इसे मैक्सिको में इसको मिल्पा नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में इसे क्या कहते हैं, रोका कहते हैं। मलेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि झूमिंग कहाँ कहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग करते हैं। मैक्सिको में क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। ब्राज़ील में क्या कहते हैं, रोका कहते हैं। मलेशिया में क्या कहते हैं, लदांग। इतना तो आपको याद रखना है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आते हैं नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, ये कुछ
ऐसे रीजन में जैसे सेमी एरिड एरिया होगा, जो एरिड हो गया, एरिड रीजन जैसे सहारा, सेंट्रल एशिया, सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर। इसमें क्या होता है, ये नोमैडिक हर्डिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि एनिमल फोडर के लिए है, जहाँ पे आपको एनिमल का क्या होता है, चारा मिलता है एंड वाटर। तो वैसे में क्या होते हैं, लोग वहाँ पे क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं इस जगह से वो जगह, जैसे कहाँ जहाँ इनको इनके उसके चारा कैटल के लिए उनको फॉडर मिलता है एनिमल के लिए, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। गोट आर मोस्ट कॉमनली, रेयरली दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुड, हिट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो इसमें क्या होता है, तो वो अपने हर्डर के साथ मतलब जो भी होता है नोमैडिक, वहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो ये हो गया अपन नोमैडिक हर्डिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग मैंने बताया था, शिफ्टिंग अब सब्सटेंस जो हमारा था सब्सटेंस फार्मिंग, एक हमारा था क्या, कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, कॉमर्शियल फार्मिंग हम वैसे फार्मिंग को बोलते हैं जो ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसको हम ग्रो इसलिए करते हैं कि उसे मार्केट में सेल कर सकें। तो इसमें कौन कौन से, जैसे इसमें क्या होता है कि हाई कैपिटल का यूज़ किया जाता है, जो कैपिटल होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में उसमें लगाए जाते हैं। उसके बाद मशीनरी का इसमें प्रयोग किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होते हैं कि इसमें कॉमर्शियल फार्मिंग में दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा मिक्स्ड कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग में पहले हम देख रहे थे कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या होता है। कमर्शियल फार्मिंग में जैसे हम क्या करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम जो जैसे उगाते हैं, जैसे मेज हो गया, वीट हो गया, ठीक है, जो और जैसे शुगर केन उगाते हैं, ये भी क्या कॉमर्शियल फार्मिंग में आता है। टी उगाते हैं, ये सब कॉमर्शियल फार्मिंग में आता है। अब कॉमर्शियल फार्मिंग में हम देखते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग जो होता है ये मिक्स्ड फार्मिंग, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा मिक्स्ड फार्मिंग है, दूसरा क्या है, प्लांटेशन। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग में इसे क्या करते हैं, इसमें कि लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। मतलब इसमें क्या होता है कि मिक्स फार्मिंग में इसमें हम जो एनिमल का जो खाने का होता है उसको और अपने खाने का दोनों को एक ही साथ उगाते हैं। जैसे ऐसे जो ये एग्रीकल्चर कहाँ किया जाता है, यूरोप, ईस्टर्न एशिया, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में ऐसी खेती की जाती है मिक्स्ड फार्मिंग। आते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि प्लांट लगाते हैं, जैसे क्या कहें, हम बीज बोए, बीज बोने के बाद जब उसका पौधा हो जाता है उस पौधे को निकाल के दूसरी जगह पर लगाते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, प्लांटेशन। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको आ गया टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, काजू, काजू हो गया, रुबर, बनाना का भी ऐसे हम करते हैं कि इसका पौधा जैसे उधर लगाते हैं। कॉटन में भी ऐसे ही करते हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हो गए ये प्लांटेशन में आते हैं। तो प्लांटेशन में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर की आवश्यकता होती है, जो जैसे हम प्लांटेशन में आपका ये भी आता है राइस का भी क्या करते हैं, एक जगह से पौधा निकाल दूसरी जगह पर लगाते हैं, तो ये राइस भी आता है, ठीक है। फिर इसमें एंड क्या, इसमें जो लेबर होते हैं कैपिटल का भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसमें। तो ये हो गया आपका प्लांटेशन। अब आगे हम पढ़ेंगे मेजर प्लांटेशन। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। जो मेजर प्लांटेशन जो हमें लगाते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन वाला जो एरिया है वर्ल्ड के उसमें ज़्यादा होता है। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, जो कॉफ़ी ज़्यादा कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है। टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल। तो टी क्या होता है, श्रीलंका में और इंडिया में लगाया जाता है। मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। मेजर क्रॉप्स में हम देखते हैं एक राइस हो गया। अब राइस में हम देखते हैं कि राइस जो है इसके लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। जैसे राइस है जो, ये क्या होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ये ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। राइस को
हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, जिस तब क्या होता है वहाँ जाके राइस ग्रो करता है। और राइस के लिए एक क्या है, एलुवियल सॉइल की आवश्यकता होती है। चाइना लीड्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलो बाय इंडिया। ठीक है, चाइना में क्या सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होता है, इंडिया में भी होता है, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, ये सभी में क्या होता है, राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। आते हैं वीट की हम बात करें तो वीट को मॉडरेट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और रेनफॉल भी कैसे होना चाहिए, मॉडरेट ही होनी चाहिए। लेकिन जब वीट को काटने के समय इससे क्या होना चाहिए, थोड़ी सनशाइन थोड़ी ब्राइट होनी चाहिए कि जिस टाइम क्या हो वो पक सके आसानी से। अब इसको लिए कैसे सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन एंड लोमी सॉइल की आवश्यकता होती है और ये यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया इस सब में ये उगाया जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वीट होता है विंटर के समय उगाया जाता है। मिलेट्स में क्या होते हैं, मिलेट्स को हम मोटा अनाज बोलते हैं, जैसे दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, इसे कोर्स ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो मिलेट्स होते हैं ये लेस फर्टाइल एरिया में भी आसानी से उग जाते हैं। सैंडी सॉइल जो रेतीले मिट्टी होती है उसमें उगाया जाता है। इसको ये लो रेनफॉल में भी आसानी से हो जाता है। एंड हाई मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब ये हाई भी हो मॉडरेट भी हो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हो जाता है। अब मिलेट्स में कौन कौन से आते हैं, मिलेट्स मतलब बाजरा होता है, तो एडिक्वेट रेनफॉल, इसमें इसी टाइप का रेनफॉल किसके लिए ज़रूरत होती है, ज्वार के लिए, बाजरा के लिए, रागी या ग्रो इन इंडिया, ये सब उगाए जाते हैं मिलेट। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया में देखें, चाइना में देखें, नाइजर में देखें तो ये उगाए जाते हैं। मेज मतलब मक्का। अब बात करते हैं मक्का की, मेज की। मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न, मेज को क्या कहते हैं, कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। वेरियस कलरफुल वेराइटीज ऑफ मेज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, अलग अलग टाइप के मेज होते हैं। देखो यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहा होगा, वाइट है, पीले हैं, अलग अलग टाइप के हैं। मेज आर रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, मेज को क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। एंड मॉडरेट रेनफॉल, लॉट्स ऑफ सनशाइन, मतलब इसे बाद में से क्या होता है, सनशाइन थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, इसे फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता होती है। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका में उगाया जाता है ये। ब्राज़ील में, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में उगाए जाते हैं। कॉटन की बात करें, कॉटन में क्या होता है, कॉटन भी एक प्लांटेशन वाला है। अब इसमें क्या है कि कॉटन आर रिक्वायर हाई टेम्परेचर, जैसे ये हमने उसमें देखा था, राइस में देखा था, उस टाइप का क्या है, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एंड क्या होनी चाहिए, इसमें हाई ब्राइट सनशाइन भी होनी चाहिए। ठीक है, अब इट्स ग्रो बेस्ड एंड ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, मतलब ये क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा करके ग्रो किस पे होता है, ब्लैक सॉइल पे होता है एंड एलुवियल सॉइल पे। अब यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, इस सभी में क्या होता है, कॉटन ग्रो आसानी से किया जाता है। और कॉटन का यूज़ हम किस में करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन का यूज़ किया जाता है। आते हैं कॉफ़ी, जूट की बात करें, जूट ऑल्सो आर नोन एज गोल्डन फाइबर, जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जूट जो होता है ये एलुवियल सॉइल, इसको ज़रूरत होती है जूट के लिए। इसे हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। जूट जो होता है बेसिकली ज़्यादा करके ये ट्रॉपिकल एरिया में उगाया जाता है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, ये सब आर द लीडिंग प्रोड्यूसर आर ऑफ जूट। कॉफ़ी की बात करते हैं, कॉफ़ी के बारे में एक कहानी बताई गई है। कॉफ़ी के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे कहानी, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कॉफ़ी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट, कॉफ़ी को कैसे क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, वार्म और वेट एंड ड्रेन लोमी सॉइल की आवश्यकता होती है। और जो कॉफ़ी होते हैं हिली स्लोप एरिया में ज़्यादा करके सुटेबल होते हैं, जो स्लोप एरिया वाले जैसे उत्तराखंड ये सब हो गए, तो यहाँ पे ज़्यादा करके कॉफ़ी उगाया जाता है कर्नाटका में। ठीक है, जहाँ पे हिली सॉइल होते हैं, हिली एरिया ज़्यादा करके रहती है, तो वहाँ पे उगता है ये कॉफ़ी की बात करें तो ब्राज़ील इज लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलो बाय कोलंबिया एंड इंडिया। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है।
कॉफ़ी के बारे में एक कहानी दी गई है यहाँ पे। हु डिस्कवर द कॉफ़ी प्लांट, मतलब कॉफ़ी का जो प्लांट है कैसे डिस्कवर हुआ। देयर आर डिफरेंट वर्जन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। इसमें क्या होता है, एडी जो 850 ईस्वी में अगर बात करते हैं, काल्दी एंड अरब गोट हर्डर, जो वहाँ पे था, क्या था, एक अरब का गोट हर्डर था, बकरी चरवाहा था, भेड़ चरवाहा। वो क्या करता था कि हु वाज पजल्ड बाय द क्वीर एंटिक्स, वो अपना भेड़ चराया जाया करता था। तो उनकी जो भेड़ थी वो क्या करती थी, उस पौधा को खाने के लिए क्या करते थे, लड़ाई करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि जो चरवाहा होता है वो सोचता है कि ये बकरियां मतलब आपस में लड़ती क्यों हैं, भेड़। तो वो क्या करता है कि वो चक्कर देखता है, और जब वो चक्कर देखता है तो उसे उसका स्वाद काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे तो इस ऐसे ही इसमें बताया गया है कि कॉफ़ी की खोज होती है। अब आते हैं टी की बात करते हैं। टी इज़ द बीवरेज क्रॉप ग्रो ऑन प्लांटेशन। तो ये प्लांटेशन मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, रिक्वायर कूल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है और हाई रेनफॉल की इसमें आवश्यकता होती है टी के लिए। टी सबसे ज़्यादा टी इसमें क्या, जो टी के पत्तियों को निकाला जाता है, ठीक है, इसमें यहाँ पर देखा नहीं दे रहा हो, पत्तियों को निकाल कर को टी बनाते हैं। इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स। लेबर है, इसमें क्या होता है, लेबर जो लार्ज नंबर में इसमें यूज किए जाते हैं, और इनके एक एक पत्तियों को यहाँ पे क्या कहता है, पिक किया जाता है। जैसे केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। ये क्या करते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली जो टी होती है उसे प्रोड्यूस करते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अब बात करते हैं हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो एग्रीकल्चर जो हमारी है उसको डेवलपमेंट करने के लिए पहले हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कैसे इंक्रीज हो रही है, तो हमें जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे, डेवलप हमें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, जो हमारी एग्रीकल्चर वाला जो एरिया है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो, मतलब अलग अलग टाइप्स के हमें क्या करने करेंगे, क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे। इम्प्रूव इरीगेशन फैसिलिटी, जो इरीगेशन फैसिलिटी है उसे भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। यूज़ द फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब हमें क्या करना है, फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा और हाई वैरायटी ऑफ हाइब्रिड जो सीड्स होती है उसका यूज़ करना पड़ेगा। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब इसमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा करके मैकेनाइजेशन, मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी है उस पर ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। नए नए अपडेट वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको एग्रीकल्चर में यूज़ करना होगा, तब जाके हमारी कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। एग्रीकल्चर है डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डेवलपिंग कंट्रीज। अब इसमें क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे अलग अलग देशों में क्या है, काफ़ी जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप है, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छे से खेती यहाँ पे डेवलप कंट्री है और अच्छे से खेती की जाती है, ठीक है। तो इंडिया में भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब फार्म इन इंडिया, इसमें क्या है, एक स्टोरी है जो कि हम देखते हैं। देयर इज़ अ स्मॉल विलेज, मतलब एक स्मॉल विलेज है जो कि इसका नाम है आदिलाबाद, जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का है, उत्तर प्रदेश में। मुन्ना लाल स्मॉल एक फार्मर है वहाँ का, जो कि क्या करता है, 1.5 हेक्टेयर ज़मीन क्या करता है उसके पास है। हिज हाउस इज मेन विलेज, उसका जो घर है मेन विलेज में है। ही परचेज हाई वैरायटी सीड्स, जो वैरायटी ऑफ सीड्स होती है उसे वो क्या करता है, परचेज करता है मार्केट से। एंड एवरी ईयर एंड लैंड इज फर्टाइल एंड ग्रो एट लीस्ट 2 क्रॉप्स, और 2 महीने ईयर में 2 क्रॉप्स वो क्या करता है, उगाता है। वीट एंड राइस एंड पल्स, वीट और राइस, या तो वीट उगाएगा या राइस उगाएगा, और पल्सेस उगाता है, ठीक है। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स, और वो क्या करता है, जाके अपने फ्रेंड से क्या करता है, एडवाइस लेता है, अपने बड़ों से एडवाइस लेता है, और जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं उससे भी वो फार्मिंग के जो प्रैक्टिसेस है उसके रिगार्डिंग क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। ही
टेक्स अ ट्रैक्टर, उसके पास क्या है, ट्रैक्टर है जो कि वो रेंट पर लिए रखा है, किसके लिए, फील्ड में जुताई करने के लिए, जुताई करने के लिए। थ्रो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, और वो क्या करता है, अपने जो उसके जो कुछ फ्रेंड्स हैं, स्टिल यूज ट्रेडिशनली मेथड यूजिंग हम, और क्या करता है वो, मतलब कभी कभी उससे जो उसका फ्रेंड्स है उसका वो कभी कभी ब्लॉक जो उसका बैलगाड़ी है उसे भी यूज कर लेता है। देयर इज अ ट्यूबवेल इज नियर, उसके जो नियर बाई क्या एक ट्यूबवेल है, उसको क्या करता है वो इरीगेट करने के लिए उसे रेंट पर ले लिया है, उसे उसी से इरीगेट करता है। मुन्ना लाल ऑल्सो टू बफेलो, उसके पास 2 भैंस हैं, एंड फ्यू हैंस, कुछ मुर्गियां हैं। उसको क्या करता है वो मिल्क, उससे क्या होता है मिल्क को शेयर करता है, किसके पास, कोऑपरेटिव स्टोर, जो उसके नियर बाई जो वहाँ पे कुछ जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे वो दूध बेचता है, जाकर दे देता है। ही इज मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है, और उसको वहाँ से भी कुछ एडवाइस और टाइप ऑफ जैसे कैसे कि एनिमल को क्या खिलाना है, उसकी सेफ्टी कैसी करनी है, एंड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ लाइव स्टॉक, और उसकी जो हेल्थ है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, और तो इसके बारे में उनको जानकारी उससे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो उसको मिल जाती हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम हिज वेरियस फार्म एक्टिविटी, और उसकी जो भी फैमिली है वो भी उसमें हेल्प करती है। समटाइम्स टेक्स क्रेडिट फ्रॉम बैंक, और वो क्या करता है बैंक से जाके वो क्रेडिट भी ले लेता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय हाइब्रिड सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स, और जो हाइब्रिड सीड्स से क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को से ले लेता है। ही सेल हिज प्रोड्यूसर इन द मंडी लोकेट इन द नियर बाई टाउन, और वो जाके जो वहाँ से जो उसको प्रोड्यूस करता है उसको जाके क्या करता है जो वहाँ टाउन के नियर बाई है मंडी उसमें जाकर बेच देता है। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लेक स्टोरेज फैसिलिटी, उसके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि जिससे क्या हो कि उसका जो मार्केट है वो फेवरेबल ना हो। अब रिसेंट ईयर दी गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी, और उसे क्या है जो गवर्नमेंट है वो उसको स्टोर करने की भी फैसिलिटी दी है। अगर ये हो गया इंडिया की बात, अगर हम वही अब फार्मर इन यूएसए की बात देखें तो यूएसए में किस टाइप के हैं उसको देख लेते हैं। एवरेज साइज ऑफ द फार्म इन यूएसए, अब वहाँ पे क्या था 1 हेक्टेयर में था 1.5 हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कितना हेक्टेयर में है यूएसए में देखते हैं तो यूएसए में 250 हेक्टेयर है, मतलब 250 हेक्टेयर में है। द फार्मर जनरली रेजिसाइड इन द फार्म, जो फार्मर वो वहीं रहता है जहाँ पे उसके वो खेत में एक फार्म बना लिया वहीं पे रहता है। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रो, और वो क्या करता है वो कुछ ऐसे क्रॉप्स उगाता है जैसे हो गया क्या सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट, और किसान का नाम क्या है जोए हेरान। अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए, और मिड वेस्ट ऑफ यूएसए का है इन लोआ स्टेट अबाउट, और जो वहाँ पे हैं 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। ही ग्रो कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर एंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्स मीट द नीड्स, क्या करता है कि जैसे उसके नीड्स होते हैं उसके अनुसार वो क्या करता है वहाँ पे उगाता है। एडुकेट मेजर्स आर टेकन कंट्रोल पेस्ट एंड कैन डैमेज क्रॉप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ही वो क्या करता है सॉइल को टाइम टू टाइम क्या करता है जो भी उसके डैमेज हो जाती है उसको चेक करता है, फिर उसके बाद वहाँ पे उसको लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करता है, उसके अनुसार वहाँ पे उसको फिर उसके बाद देखता है इसके न्यूट्रिएंट्स बची हैं या नहीं, और उसके अनुसार वो क्या करता है खेती करता है। द रिजल्ट हेल्प्स जो हेरोन टू प्लांट साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, और उसमें क्या होता है जो उस साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम है उसके अनुसार वहाँ की जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाया जाता है। ही कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव हिम पिक्चर द फील्ड्स। अब इससे क्या है कि यहाँ पे देखो, और यूज केमिकल फर्टिलाइज़र, अब
एंड फिर ट्रैक्टर। अब इसमें जो पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स को वो करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो खेती की जा रही है, यहाँ पे छिड़काव किया जा रहा है। ड्रोन जो भी है वहाँ से इसमें जो केमिकल्स होते हैं उसका छिड़काव किया जाता है। अब पेस्टिसाइड्स वे इसमें वो ट्रैक्टर का भी यूज करता है, सीड्स ड्रिलर का यूज करता है, जिसमें सीड्स ड्रिलिंग का यूज। उसके बाद वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस और ग्रेन्स आर स्टोर। उसके बाद स्टोर होने का भी ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोर अपने आप हो जाता है। डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज, और वो क्या होता है, डिस्पैच मार्केट एजेंसी को डिस्पैच कर देता है। द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक बिजनेस मैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। तो इंडिया और हमने यूएसए का देखा कि फार्मिंग कैसे कैसे की जाती है। इंडिया में थोड़ा क्या है कि उतनी डेवलप नहीं फार्मिंग की जाती है, और यहाँ पे सभी जो भी है टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज कर रहे हैं, केमिकल ये सब स्टोर करने के लिए इसके पास है। लेकिन उनके पास जो इंडिया फार्मर है उनके पास भी अभी उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसमें ये दिखाया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।